चले शुरू करें क्लास आज की। आज अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। क्रम जैसा मैंने बताया था कि टॉपिक हम सारे पढ़ेंगे, 100% सिलेबस पढ़ेंगे। क्रम लेकिन मेरा अपना होगा कि कौन सी चीज़ें कब हमें पढ़नी हैं, और मिक्स करके हम चलेंगे। थ्योरी, केस स्टडी और प्लस पिछले साल का पेपर डिस्कशन, ये तीनों चीज़ें हम मिक्स करके चलेंगे। थ्योरी पढ़ेंगे 5-7 दिन, कुछ केस स्टडी भी करेंगे, फिर एक पेपर भी डिस्कस कर लेंगे पुराना। तो इस तरीके से ताकि उदासीनता, बोरियत वाली स्थिति नहीं हो, सब चीज़ें होती भी रहें साथ साथ, तो थोड़ा सा कोर्स भी ज़्यादा बढ़ा हुआ हमें लगेगा कि सारी चीज़ें निपटाते चलेंगे। और वो उदासीनता, बोरियत, थ्योरी पढ़ते कई बार बोरियत होने लगती है। कई बार केस स्टडी पढ़ना है तो उसके लिए कुछ थ्योरी जानना ज़रूरी है, तो वो भी है। तो इसलिए मिक्स एंड मैच करके चलेंगे। आज हम बात करेंगे फिर, अब देखा जाए तो ये टॉपिक सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन शुरुआत यहीं से है सिलेबस की, कि जो ये हमें पढ़ना है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। तो जो ये कॉन्सेप्ट है नीति शास्त्र का, एथिक्स का, इसका उदय और विकास कैसे हुआ है, संक्षेप में आज हम बात करेंगे इस पे। उदय और विकास कैसे हुआ, डिटेल ये सारी चीज़ें फिर पूरे सिलेबस में पढ़ी जाएंगी। तो आज ओवरऑल एक आइडिया हम देंगे आपको, संक्षिप्त चर्चा, नीति शास्त्र की संकल्पना जो है उसका उदय और विकास, और इसमें हम दोनों की बात करेंगे आपसे। थ्योरी के लेवल पे कैसे चला है ये डेवलपमेंट, और व्यवहार के स्तर पर भी कैसे ये डेवलपमेंट हुआ है। तो थ्योरी और अप्लाइड आस्पेक्ट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें इस पेपर में दोनों तरह की बात करनी है। 125 नंबर की थ्योरी, 125 नंबर का एप्लीकेशन पार्ट। यहाँ उदय और विकास में भी हम दोनों को मिला के एक आपको आइडिया बस देंगे, ओवरऑल चर्चा, और फिर इन सारी चीज़ों को आगे विस्तार से पढ़ा जाएगा। फिलहाल 2 लाइन में नीति शास्त्र का मतलब जाने, डिटेल फिर जब हम पढ़ेंगे टॉपिक तो आएंगे। अभी हमने कहा बस एक ओवरव्यू है ये पूरा, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, इन कॉन्सेप्ट्स का उदय विकास कैसे हुआ। नीति शास्त्र बेसिकली एक शास्त्र, एक विज्ञान है। एथिक्स इंग्लिश वर्ड है। जब हम उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ, सही, गलत, इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो जिस विषय के तहत इनका अध्ययन करते हैं उसी को नीति शास्त्र की संज्ञा दी गई है, एथिक्स की। हमारे आचरण, हमारे व्यवहार के जो ये पहलू हैं, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इनका भेद, आधार, शुभ के आधार क्या हैं, अशुभ के आधार क्या हैं, क्यों किसी चीज़ को हम शुभ कह रहे हैं, क्यों किसी चीज़ को हम अशुभ कह रहे हैं, क्या मानक मापदंड हैं, शुभ अशुभ के निर्धारक क्या हैं। तो इन सारी बातों का अध्ययन हम करते हैं जिस विषय के अंतर्गत, इन्हीं सब बातों का अध्ययन नीति शास्त्र कहलाता है। एक विद्वान हुए हैं मैकेंजी, उन्होंने कहा व्यवहार में जो कुछ शुभ या सत्य मतलब सही है उसी का अध्ययन नीति शास्त्र है। शुभ और सही का अध्ययन। और एक विद्वान विलियम लिली हैं, उन्होंने कहा कि नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जिनसे हम व्यक्ति के कर्मों के उचित अथवा अनुचित होने का निर्णय देते हैं। बात घूम फिर के वही, उचित अनुचित, सही गलत, शुभ अशुभ के बीच का भेद, उनका अध्ययन करना, बस ये नीति शास्त्र है, ये विषय नीति शास्त्र है। 2 बातें यहाँ जो हमें संक्षेप में बस जानना जरूरी है कि एक तो क्यों यूपीएससी अध्ययन करवा रहा है हमें इन चीज़ों का,
शुभ उचित अनुचित नीति शास्त्र। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि अध्ययन का उद्देश्य यही है कि जो चीज़ें पढ़ें उन्हें आज नहीं तो कल धीरे धीरे अपने व्यवहार में लागू करने का प्रयास भी करें। हमेशा हम कहते हैं कि विचार और व्यवहार एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना विचार के व्यवहार बुरा होता है और बिना व्यवहार के विचार बुरा होता है। दोनों का एक साथ होना जरूरी है। यहाँ इस पेपर को पढ़वाना मतलब विचार, और उद्देश्य यही है कि इस विचार को फिर अब जब आपकी नौकरी लगे तो आप व्यवहार में लागू करें। अक्सर देखिए हमारे सामने ऐसी स्थितियां बनती हैं, हमसे कुछ गलत काम हो जाता है, बाद में जब पता लगता है कि गलत हुआ तो हम कहते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था, अनजाने में गलती हो गई। तो अनजाने में गलती हुई, लेकिन गलती तो हुई। अब उस गलती का खामियाजा भी उठाना पड़ा। तो क्यों नहीं हम पहले ही बता दें कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि कल के दिन कम से कम ये एक्सक्यूज तो ना हो आपके पास कि अनजाने में गलती हो गई, हमें पता नहीं था। तो जान जाइए कि सही क्या है गलत क्या है। अगेन जो पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि क्यों हमें प्रशासनिक दृष्टिकोण रखना है, तो देख लीजिए आप यहीं से आप ये जान जाएं कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि कल के दिन जब आप लोक सेवा के सदस्य बने, प्रशासन का संचालन करें, तो फिर जो सही हो जो उचित हो वही करें आप, जो गलत और अनुचित हो वो ना करें आप। गलत करने के बाद ये तर्क नहीं दें, ये एक्सक्यूज़ नहीं दें कि हमें तो पता ही नहीं था। तो पहले से आपको इतना पढ़ा दिया जाए, इतना सिखा दिया जाए कि सही और गलत के बीच का भेद करना आप सीख जाएं। उद्देश्य यही है कि फिर सही करें, गलत ना करें। दूसरी बात जो और एक यहाँ जानने की और ध्यान रखने की है कि जो सही गलत उचित अनुचित है, मतलब नीति शास्त्र है, ये बहुत सापेक्षिक संकल्पना होती है। उचित अनुचित सही गलत की व्याख्या सर्वमान्य आधार पर करना बहुत कठिन है। हो सकता है जो बातें हमारे लिए राइट हों वो बातें आपके लिए रॉन्ग हों, या उल्टा भी कि जो बातें आपके लिए राइट वो बातें हमारे लिए रॉन्ग। या दूसरे शब्दों में कहें तो सही गलत उचित अनुचित की व्याख्या समय और परिस्थिति के अनुसार होती है। संदर्भ के अनुसार उचित अनुचित का निर्धारण किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। हम अक्सर उदाहरण देते हैं, बिहार का कल्चर है कि वहाँ बड़ों के पैर छूना है, जो छोटे हैं, अब वो चाहे लड़कियां हों लड़के हों, छोटे हैं तो अपने बड़ों के पैर छूते हैं। जबकि हमारे यहाँ का एमपी का कल्चर है कि शादी के पहले लड़कियां कभी किसी के पैर नहीं छूती। तो अविवाहित लड़कियां कभी किसी के पैर नहीं छूती, किसी के भी उन्हें देवी का एक स्वरूप माना गया है तो वो किसी के पैर नहीं छूती। शादी के बाद फिर अलग बात है कि भाई अपने सास ससुर के पैर छुएं या पति के या और जिसके, लेकिन अविवाहित लड़कियां किसी के पैर नहीं छूती। वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, कोई भी, सब उनके पैर छुएंगे, वो किसी के भी नहीं। तो देखिए बिहार का कल्चर दूसरा है, एमपी का कल्चर दूसरा है। मतलब बिहार के लोगों के लिए जो उचित है वो एमपी के लोगों के लिए घोर अनुचित है। दिल्ली आए, हमने पढ़ाना शुरू किया, हमारे सामने इतनी दुविधा असमंजस की क्लास में स्टूडेंट हैं, बिहार की स्टूडेंट हैं, गर्ल स्टूडेंट हैं। अब भाई परंपरा है आपकी कि टीचर भाई बड़े हैं हम, तो आप पैर छू रहे हमारे लिए देखिए कितनी दुविधा असमंजस है कि एमपी में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते
कि लड़कियां पैर छूएं। हम लोग पैर छूते हैं, वहाँ वो संबंध नहीं है कि गुरु शिष्य या उम्र का, छोटे बड़े नहीं, बस अगर लड़कियां हैं तो हर आदमी पैर छूए, वो कोई भी। तो मतलब हमारे लिए जो उचित है वो बिहार के लिए अनुचित है, या जो बिहार के लिए उचित है वो हमारे लिए घोर अनुचित की कैटेगरी में है। कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं ऐसी चीज़। तो देखिए अब कैसे हम सर्वमान्य आधार पे कह दें कि ये उचित है तो सबके लिए ये उचित है, और या ये अनुचित है तो सबके लिए ये अनुचित है। चोरी करना पाप है, बचपन से पढ़ाया जाता है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हिंसा नहीं करें, स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो लगभग बचपन से हमें पढ़ाई जाती हैं। अब चोरी करना पाप है, लेकिन किसी गरीब का बच्चा भूखे मर रहा है, क्या वहाँ भी चोरी करना पाप है? वो चोरी नहीं करे, बच्चा भूख से तड़पता मर जाए, क्यों? क्योंकि चोरी करना पाप है। सोच के देखें। झूठ बोलना पाप है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन किसी साइंटिस्ट को आतंकवादी पकड़ के ले गए और उससे वो फॉर्मूला मांग रहे हैं जैविक हथियार बनाने का या कुछ भी, या आपके देश की कुछ ज़रूरी जानकारियां मांग रहे हैं जो आपकी रक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां हैं। अब आप सत्य बोलेंगे क्योंकि झूठ बोलना पाप है? या आप यही केस स्टडी है तो क्या जवाब होगा कि नहीं, उसे तो सत्य बोल देना चाहिए, अपने देश की सारी खुफिया जानकारियां दे दे आतंकियों को, क्योंकि झूठ बोलना पाप होता है। बताइए, झूठ बोलना पाप है, लेकिन एक आतंकी द्वारा पकड़े गए साइंटिस्ट जिससे वो देश की खुफिया जानकारी की डिमांड कर रहे हैं या जैविक हथियार बनाने का फॉर्मूला, क्या वहाँ उसे सत्य बोलना चाहिए? क्या वहाँ भी झूठ बोलना पाप होगा उसके लिए? हिंसा गलत है, हिंसा गलत है, बचपन से इस पाठ को रटाया जाता है। तो फिर जो गलवान घाटी में चीनी सेना कर रही है, तो हम तो भाई चुपचाप हाथ पे हाथ रखे खड़े हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि हिंसा गलत है। तो सेना अगर सीमा पे हिंसा नहीं करे, अब आप कहिए कि हिंसा गलत है। अहिंसा का पालन करो। तो देखिए आप, जो ये उचित अनुचित, सही गलत के बीच का भेद है, ये कितना ज़्यादा सापेक्षिक होता है। मतलब समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग इसकी व्याख्याएं होती हैं। जो चीज़ हमारे लिए उचित है वो आपके लिए भी उचित हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो चीज़ आज उचित है वो हमेशा उचित हो, जरूरी नहीं। समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें व्याख्या करनी होती है, डिसाइड करना होता है कि उचित क्या, अनुचित क्या। मैंने कई सारे उदाहरण दिया। बिहार के लोगों के लिए उचित कुछ और है, एमपी के लोगों के लिए उचित कुछ और है। चोरी, हिंसा, झूठ सब अनुचित, सब पाप की श्रेणी में है। लेकिन सबके मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि सेना हिंसा नहीं करे। अब बताइए, वहाँ भी हिंसा अनुचित है। साइंटिस्ट सारी देश की खुफिया जानकारी दे दे क्योंकि झूठ बोलना पाप है, तो वो ठीक है। बच्चा भूखा मर जाए, चोरी नहीं करे रोटी की, ठीक, तो आप खुद आप ही कहेंगे नहीं, हर आदमी कहेगा कि नहीं। तो मतलब उचित अनुचित का अध्ययन हम करेंगे, लेकिन समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग करेंगे।
संदर्भ को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अच्छी बात है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन साथ में अब हमें परिस्थिति भी देखनी होगी कि किस परिस्थिति में। हम बात कर रहे थे, कई सारे प्रश्न हमने सॉल्व किए थे, साध्य और साधन की पूरकता। तो हमने वहाँ बात कर रहे थे एक प्रश्न में कि झूठ बोलने का भी अगर परिणाम बेहतर हो, सही हो, तो वो झूठ भी सच का रूप ले लेता है। याद कीजिए, आप आ रहा होगा आपके याद, एक प्रश्न हमने किया था कि झूठ का परिणाम भी अगर सही हो तो वो भी सच बन जाता है। वही बात कि ये बड़े सापेक्षिक बातें होती हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं, ये समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग इनकी व्याख्या की जाती है। तो संक्षेप में बस ये नीति शास्त्र का अर्थ है, उसका नेचर है, डिटेल हम पढ़ेंगे आगे। बस उदय और विकास, सत्यनिष्ठा की ऑलरेडी हमने पीछे भी आपसे कई बार बात की थी। सत्यनिष्ठा मतलब क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं हमसे, किस हद तक हम उन अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं या खरे नहीं उतर रहे हैं उन अपेक्षाओं पे। आप लोक सेवक बनेंगे, आपसे पद पे रहते हुए जो अपेक्षाएं की जाएंगी, आप किस हद तक उन अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, अगर अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं तो आप सत्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं। उन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे तो नहीं। और अभिरुचि है एप्टीट्यूड कि एक लोक सेवक से जिन गुणों की हम अपेक्षा करते हैं वो गुण मौजूद हैं या नहीं है, उन गुणों को सीखने की आप में कितनी इच्छा जिज्ञासा है या नहीं है। अभिरुचि मतलब रुचि है उन गुणों को आत्मसात करने की, सीखने की या नहीं। तो इन सब बातों का अध्ययन किया जाना है नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा में। टॉपिक है उदय और विकास। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इस तरीके से हमने बांट दिया। सारी चीज़ें विस्तार से आगे पढ़ी जाएंगी, बस एक अभी ओवरऑल व्यू है इन टॉपिक्स का। अगर हम अपने देश की बात करें प्राचीन काल, तो आप देखिए वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बुद्ध, महावीर, इन सब ने नैतिकता, सत्यनिष्ठा पर कितना जोर दिया है। चारों वेद देख लें हम अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, पुराण देख लें, उपनिषद देख लें, हम भरे पड़े हैं नैतिक शिक्षाओं से। कुछ अनुचित, कुछ गलत ना किया जाए, इन्हीं शिक्षाओं से भरे पड़े हैं सारे वेद पुराण। आज भी हम कहते हैं वैदिक रीति रिवाज, वैदिक मापदंड, वो सब बातें जो हमें बताती हैं कि सही क्या। बुद्ध देखिए, महावीर देखिए, भगवान का दर्जा दिया गया। हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थीं, रीति रिवाज थे, इनके विरुद्ध आवाज़ उठाई इन्होंने। मतलब अगेन बात की नैतिकता की, सत्यनिष्ठा की। अलग धर्म शुरू कर दिए इसी आधार पे कि हिंदू धर्म के जो कर्मकांड हैं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, मान्यताएं, जाति प्रथा वगैरह, ये सही नहीं है इनकी नज़र में। तो लड़ाई झगड़ा तो सारा उसी बात का है, सही और गलत का। हिंदू धर्म में बैठे कई लोगों को लग रहा है कि नहीं जाति प्रथा सही है, लेकिन उसी में एक महावीर आते हैं, एक बुद्ध आते हैं, वो कहते नहीं ये सही नहीं है। तो लड़ाई झगड़ा तो उसी बात का है कि सही क्या है और गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। उनकी बातों को अगर आप नहीं सुन रहे, रिकग्नाइज नहीं कर रहे, वो अपने हजारों सैकड़ों अनुयायियों को लेके अलग हो जा रहे, एक अलग रास्ता, एक अलग धर्म या पंथ। पिछले 3 महीने कोरोना का दौर, तो आप देखिए ये दौर रामायण और महाभारत का ही दौर। सो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे जो हमारे ये महाकाव्य कहलाते हैं, रामायण, महाभारत और सबसे बड़ी बात भगवत गीता, तो अगेन पूरे उसी नैतिक संहिताओं से ही भरे पड़े हैं। लगभग हर आदमी ने इस दौर में रामायण भी फिर से देख ली। फिर से क्या, आप में से ज़्यादातर लोग तो तब पैदा ही नहीं हुए थे जब पहली बार आई थी रामायण महाभारत। तो आपने वो रामायण महाभारत भी लगभग लोगों ने देख ही लिए। गीता का ज्ञान भी खूब देख लिया महाभारत में कि कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं।
और देखिए उन सारे महाकाव्यों, उन ज्ञान का जो सार है वो पूरा यही तो है, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, सही और गलत। अर्जुन दुविधा में है कि हम अपने ही सगे संबंधियों के साथ युद्ध लड़े, उन्हें मारें, तो सारी लड़ाई फिर देखे वही सही और गलत की है। तब कृष्ण समझा रहे कि सही क्या और गलत क्या। भीष्म पितामह के लिए सही क्या है, गलत क्या है, द्रोणाचार्य के लिए, कर्ण के लिए, सबके अपनी नैतिकताएं हैं, सबके अपने फिक्स मापदंड हैं। भीष्म कहते हैं हम तो राजगद्दी से बंधे हैं, तो भले हमारी आंख के सामने भरी सभा में चीरहरण हो, लेकिन फिर भी हम तो राजा के आदेश से बंधे हैं, तो यही सही है। बाकी के लिए कितना गलत है वो, लेकिन उनके लिए जो उनका अपना तरीका है, सही गलत का पैमाना है उनका जो, उसी तरह से गुरु द्रोण हो, कर्ण हो, कि भैया कुछ भी हो जाए, दोस्ती की है हमने, दोस्ती का फर्ज है, मतलब फिर मुद्दा वही है, सही और गलत। कर्ण के लिए सही क्या है, और बाकी दुनिया जब कर्ण को देख रही है तो लग रहा है कि अरे बताओ इतना गलत आदमी दुर्योधन, इसको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी उसका साथ दे रहा है। लेकिन उनकी नज़र से देखें, कर्ण की नज़र से, कि भैया नहीं, आपात स्थिति में इसने हमारी मदद की, तब हमारे कंधे पे हाथ रखा, तो हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, उनका अपना धर्म है, अपनी व्याख्या। तो एक तो ये भी हम देख सकते हैं इन धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों में, कि सही गलत क्या, और प्लस सापेक्षिकता भी देख सकते हैं कि जो चीज़ भीष्म पितामह के लिए सही है वो कृष्ण के लिए भी सही है कि नहीं, और या उल्टा कि जो चीज़ कृष्ण के लिए सही थी वही दूसरों के लिए कि नहीं। सबकी अपनी व्याख्याएं हैं, सबके अपने मंतव्य। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि तभी से चर्चाएं रही हैं नैतिकता, सत्यनिष्ठा की। भारत से बाहर निकलें तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। हमें भारत के और विश्व के महान नैतिक विचारक पढ़ने हैं, दार्शनिक पढ़ने हैं, तो ये सब आगे डिटेल पढ़े जाएंगे। यहाँ केवल हम आपको रेफरेंस या संदर्भ के रूप में संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु प्राचीन काल में देखें तो यहीं से शुरुआत मानते हैं हम। वैश्विक स्तर पे इन्हीं जो ये कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं, नैतिकता वगैरह, 470 से 399 ईसा पूर्व सुकरात हुए, महानतम नैतिक दार्शनिक कहे जाते हैं। उनके शिष्य प्लेटो, उनके शिष्य अरस्तु, सब नैतिक दार्शनिक राजा की बात करते हैं। शासन व्यवस्था में नैतिकता पे इतना ज़्यादा जोर देते हैं ये सारे विद्वान। सुकरात के बारे में ही कहा जाता है कि ना केवल नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, खुद अपने जीवन में अपने ऊपर भी उन नैतिक सिद्धांतों का पालन किया। प्लेटो देखिए आप, अरस्तु देखिए आप, सबके योगदान हम पढ़ेंगे विस्तार से। और लगभग उन्हीं के समकालीन देखें तो हमारे देश में कौटिल्य भी पढ़ेंगे हम डिटेल। मौर्य काल आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु प्रधानमंत्री कौटिल्य। अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें मौर्यकालीन शासन की विस्तार से चर्चा करी। और साथ में ये चाणक्य नीति नाम की भी एक किताब लिखी। और चाणक्य नीति हर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर 40-50 रुपए की किताब मिलती है। आप देखिए कि नैतिक शिक्षाओं से भरपूर वो एक किताब है चाणक्य नीति। नैतिक सिद्धांत केवल वर्ग विशेष के लिए नहीं, सबके लिए, राजा के लिए भी नैतिक सिद्धांत, पुरुष के लिए भी, स्त्री के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, प्रशासन में बैठे लोगों के लिए भी, सबके लिए नैतिक सिद्धांतों का खजाना पूरा वो चाणक्य नीति नाम की पुस्तक। आप देखेंगे कि मौर्य काल में वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रचलित थी।
थोड़ा सा मैंने बात की पीछे आपसे राज्य के दो रूप, नियामकी राज्य रेगुलेटरी स्टेट और लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट। हमने बताया आपको कि वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य जब होता है तो जनता के समावेशी विकास पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है।